अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एटन में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होजीना सरफराज और उम्मीद करती हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आइए आप और मैं मिलकर करते हैं खूबसूरत सी हसीन सी सुबह का आगाज एक साथ। और अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। बेशक हम सबका ईमान भी है और यकीन भी इसी चीज़ पर है और होना भी चाहिए कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। और आसानी का सफ़र तभी शुरू होता है जब आप अपनी मुश्किलात से लड़ने की हिम्मत रखते हैं, आपके अंदर सर्वाइवल स्पिरिट होती है। और उसी स्पिरिट के चलते हुए आप अपनी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, कितनी भी हडल्स आती हैं, उन सबको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। अपने असाफ को मजबूत करना, जज्बाती तौर पर मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। एंड आई नो कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे होते हैं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। इस चीज़ का तवक्कुल और इस चीज़ का यकीन हमेशा आना चाहिए कि कोई आपके साथ दे ना दे, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ है। तो बस अगर रब की ज़ात हमारे साथ हो तो फिर कैसे मुश्किल, फिर कैसा घबराना, फिर कुछ भी नामुमकिन मुमकिन हो सकता है, बशर्ते कि आपकी नीयत उसमें अच्छी हो, आप ईमानदारी से उसमें मेहनत कर रहे हो और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना काम करते रहें। क्योंकि दुनिया में कोई किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं दे सकता, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड रब की ज़ात ने आपको देना है। तो इसलिए मेहनत भी करते रहना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और मुश्किलात के हल के लिए भी मुसलसल जद्दोजहद करते रहना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। जो आज हम करेंगे, जो आज बोएंगे, कल को वही काटेंगे। तो आप जितना आज अपने लिए अपनी ज़ात पर सर्व करेंगे, अपने आप की जितनी भी आपकी ग्रूमिंग है उस पर जितना तवज्जो करेंगे, उतना ही आप खुद को बेहतर इंसान बनाएंगे और अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन कर सकेंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा है। मौसम का हाल जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के मौसम पर नजर डालें तो आज के टेम्परेचर के हवाले से मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकेगा। बादल आज दिखाई नहीं देंगे, लेकिन शहर भर में हवाएं चल रही हैं और सर्द हवाएं जब सुबह सुबह आपके चेहरे को छूती हैं तो आपको ताजगी का एक एहसास मिलता है। वो पूरे दिन के लिए आपकी थकावट उतार देता है, पूरा दिन आपका उससे बेहतरीन गुजर जाता है। क्योंकि सुबह का आगाज जितना बेहतरीन होता है उतना ही पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है। तो अच्छी बात यह है कि मौसम ने करवट बदली है और गर्मी की शिद्दत में कमी आई है और उसी के साथ साथ सर्द हवाओं के झोंके जैसे ही हमारे चेहरे को छूते हैं तो ऐसा लगता है कि ताजगी का एहसास आपको मिला है। और इसी के साथ पूरा दिन, चाहे वो कारोबारी एक्टिविटीज हो, घरेलू काम काज हो या किसी भी मामलात ज़िंदगी में आप फंसे हुए हैं, मौसम का हमारी ज़िंदगी में बहुत अमल दखल है। तो इसलिए आपने खुद का और खुद की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मौसम बदल रहा है तो नज़ला, जुकाम, खांसी जैसे बहुत सारे इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसे में अपने चेहरे को लपेटना बेहद ज़रूरी है क्योंकि सांस के साथ ही वायरल इन्फेक्शन आप पे हमलावर होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने सर को और अपने चेहरे को अच्छे से ढांपें ताकि किसी भी तरह की पोल्यूशन से, वायरल इन्फेक्शन से आप खुद को बचा सकें। और साथ ही साथ मुनासिब पानी का इस्तेमाल, लेकिन कोशिश करें कि नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें। ठंडा पानी पीने से गला अगर आपका ख़राब हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको कफिंग होना, फ्लू होना, कोल्ड एंड बुखार, ये सब चीज़ें आएंगी। तो इससे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी हेल्थ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर हमें बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बदलते मौसम के साथ अगर बच्चों की सेहत ख़राब होती है तो फिर सबसे पहली चीज़ होती है उनका स्कूल से छुट्टी करना। और जैसे ही स्कूल से ऑफ होता है तो तालीम का हर्ज होता है। और तालीम का अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं स्कूलों को लेकर। अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूलों में प्राइवेटाइजेशन का, आउटसोर्सिंग का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, इतना ज़्यादा क्रूशल होता चला जा रहा है कि उसको देखते हुए ऑलरेडी बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। तो बच्चों को एक तो उनकी सेहत का ख्याल रखें और उनकी तालीम के हवाले से भी वालिदैन का जो कंसर्न है वो गलत नहीं है क्योंकि हर वालिदैन यही चाहते हैं कि उनका बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करे और तालीमी सिलसिला कहीं रुकने ना पाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात हैं, गवर्नमेंट से शायद सरकारी स्कूल चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि उनको प्राइवेट ओनरशिप में दिया जा रहा है, आउटसोर्सिंग की जा रही है। हमें असातिज़ा क्लासेस की बजाय एहतजाज पर और हड़ताल पर दिखाई दे रहे हैं। क्लासेस का बायकॉट होने की वजह से बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है। मौजूदा हालात क्या हैं, आज के दिन की क्या
सूरत हाल है और ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं तालीम के हवाले से, उसके मसाइल के हवाले से बात करेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ और रिपोर्टर मरियम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? जहांगीर, जिस तरह कि हमने पेचीदा सूरत हाल देखी है प्राइवेटाइजेशन का, आउटसोर्सिंग का, सबसे पहले तो देखने वालों को ये बताएं कि क्या प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग एक ही चीज़ है या इनमें क्या फ़र्क है? अच्छा, इसको प्राइवेटाइजेशन कहा जा रहा है लेकिन है नहीं। अच्छा, ये है आउटसोर्सिंग कि वो सारे रिसोर्सेज, वो सारे एसेट गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे। ठीक है। कभी भी गवर्नमेंट उनसे वापस ले सकती है। ओके। इसमें सिर्फ उनके पास टीचर वो अपने यूज करेंगे और तमाम एक्सपेंसेस खुद करेंगे, यूटिलिटी बिल्स खुद अदा करेंगे और गवर्नमेंट बच्चों की फीस के इवज उन्हें मुआवजा देगी, क्योंकि बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चों को फ्री बुक्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगी। ठीक है। और बच्चे सिर्फ जो एनवायरनमेंट होगा टोटली वो हैंड ओवर होगा प्राइवेट ऑनर के। अच्छा, ये हो गया आउटसोर्सिंग। प्राइवेटाइजेशन एक और चीज है कि आप बिल्कुल उसको बेच देते हैं उनसे कीमत लेकर। हाँ। इसमें प्राइवेट ऑनर को कोई कीमत अदा नहीं करनी, वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उसने उसको अडॉप्ट करना है और उसको अच्छे अंदाज से चलाना है। अब देखिए, गवर्नमेंट के पास तकरीबन इस वक्त 1,20,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं पंजाब भर में टीचर्स की। जी। तो जितने स्कूल, अगर फॉर एग्जांपल पहले फेज में आप कहें कि 5,000 स्कूल दे दिए इन्होंने प्राइवेट, तो इसका मतलब है कि हर स्कूल में 4 सीटें होती हैं मिनिमम सैंक्शन। तो इसका मतलब है कि तकरीबन कोई, अगर आप अंदाजा लगा लें कि 20-30 हज़ार असातिज़ा की कमी तो जो है वो इस तरह से प्राइवेट खुद पूरी करेंगे, क्योंकि उन तमाम स्कूल में एक टीचर था। बिल्कुल ठीक। अब वहां पर प्राइवेट जो है वो कम से कम 4 टीचर रखेगा अपनी तरफ। हाँ। तो इसमें बहुत सारा, तो एक मैं समझता हूँ कि इसमें कोई प्रॉफिट वाला बिजनेस नहीं है ये। जो जितनी गवर्नमेंट फी पे कर रही है ना, वो कोई प्रॉफिट नहीं है उसमें। वो जो ऑनर खरीदेगा वो समझ ले उसकी अपनी तनख्वाह उसमें से निकलेगी। बिल्कुल सही। इसमें कोई प्रॉफिट वाला, कोई बिजनेस वाला मामला नहीं। इसके लिए आउटसोर्सिंग का वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो वो बेहतर रहेगा कंपैरेटिवली प्राइवेटाइजेशन। इसको प्राइवेट वाले को कुछ पे नहीं करना। बिल्कुल सही। उसको सिर्फ अपनी सर्विसेज देनी। हाँ, सिर्फ उसकी मिनिमम क्राइटेरिया मास्टर्स है कि मास्टर्स किया हो उसने, अपना कोई पहले से स्कूल चला रहा हो या किसी एनजीओ से उसका ताल्लुक हो, ताकि वो फंडिंग भी कर सके। अब देखिए, स्टार्ट में थोड़ी बहुत रेनोवेशन भी करवानी है, स्टार्ट में कुछ आपको हो सकता है कि नियर फ्यूचर आपको कोई एक एक्स्ट्रा कमरा भी बनाना पड़ जाए। तो इसमें वो सोशल सर्विसेज वाले इदारों को इंगेज कर रहे हैं कि आप हमारे स्कूल अडॉप्ट करें। बेसिकली ये इस तरह है अडॉप्ट करना। जिस तरह पहले भी लोग डोनेशन देते हैं, अब मुख्तलिफ स्कूल में हम जाते हैं, वहां लिखा होता है रोटरी क्लब या लायंस क्लब ने ये डोनेट किया है, ये कमरा बनवा दिया है, ये शेड लगवा दिया पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, या गेट बनवा दिया है या बोर्ड लगवा दिया है। तो पहले भी ये काम हो रहे हैं, लेकिन ये बाकायदा एक वो स्ट्रीमलाइन हो गया कि गवर्नमेंट के साथ बाकायदा रिटर्न फॉर्म में उनका MOU साइन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसको लाइसेंस ही कहते हैं। हाँ। ठीक है। आप अपना प्राइवेट जो स्कूल है उसको भी गवर्नमेंट के पैप से रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, उसमें भी बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकते हैं, उसकी फीस गवर्नमेंट देगी। एक ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप अपना प्राइवेट स्कूल भी गवर्नमेंट के ओनरशिप में दे दें कि हम प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट के तहत फ्री बच्चे पढ़ाएंगे, उसकी फीस गवर्नमेंट देगी। तो 2 प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं पैरेलल पेफ के अंदर, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर। एक गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट ऑनर्स को दिए हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल जो ऑनर ने खुद गवर्नमेंट को कहा है कि हम यहाँ पे बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, इसकी फीस आप हमें दे दें। तो दोनों मॉडल इस वक्त चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि कंपैरेटिवली ये डिसीजन जो है प्राइवेट स्कूल्स वाला है उसको गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर चलाना ये बेहतर है? दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब देखिए, बच्चे को तो फ्री एजुकेशन चाहिए ना। हाँ। अब देहात में जो प्राइवेट स्कूल बना है, जो बच्चे से वैसे ही 500 फीस ले रहा है। आज के दौर में भी बेशुमार देहात में स्कूल ऐसे हैं जो 500 फीस ले रहे हैं। और अगर इसकी पॉलिसी के अंदर चलेंगे तो पूरे मुल्क में पंजाब के अलावा भी अगर हम देखेंगे तालीम बहुत सस्ती और बहुत आम हो जाएगी। जो बेसिक तालीम की हमेशा से आप बात करते हैं, एटलीस्ट वो बच्चे हासिल कर सकेंगे। अब देखें, 2200 स्कूल है गवर्नमेंट के और तकरीबन 6000 स्कूल हैं प्राइवेट। इसका मतलब कि प्राइवेट स्कूल ज्यादा हैं और गवर्नमेंट स्कूल हर इलाके में मौजूद नहीं है। बिल्कुल। हर यूनियन काउंसिल में स्कूल नहीं है। जी। अब वहां पर करीब अगर कोई प्राइवेट स्कूल है, अगर वो पेरेंट उसकी फीस भी नहीं दे सकते, हाँ। तो अगर वो प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट की ओनरशिप में चला जाए कि हमें फीस गवर्नमेंट दे और मैं बच्चों को फ्री पढ़ाऊं, तो वो स्कूल भी बाहर मेंशन करता है कि ये स्कूल पेप के अंडर चलाया जा रहा है।
प्राइवेट स्कूल भी, बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती। बिल्कुल ठीक है। तो वो स्कूल भी मौजूद है, गवर्नमेंट के अपने स्कूल भी आउटसोर्स हो रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है मरियम, इससे बच्चों के लिए तालीम जो इतनी मुश्किल हो गई है, हम देखते हैं कि बहुत अर्ली एजेस में बच्चों के हाथों में किताबों की बजाय औजार होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। तो इससे हम उस चीज से भी उनको बचा सकते हैं, चाइल्ड लेबर से भी हम निजात दिला सकते हैं, अपने माशरे को पाक कर सकते हैं। बच्चों के पास एटलीस्ट, हम ये नहीं कहते कि बहुत हायर एजुकेशन, लेकिन एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन उनके पास जरूर होनी चाहिए। जीनत, इसके अंदर सबसे अच्छा एक जो पॉइंट है जो सामने भी आता है और हम देखते भी हैं कि हमारे अगर ये फैसला हो जाता है, तो जैसे आपने कहा कि जो एजुकेशन है वो बहुत आम हो जाएगी। अभी की बात कर लें तो बहुत से ऐसे घर हैं जहां पर एजुकेशन सिर्फ इसलिए रोक दी गई है कि महंगी बहुत है। एग्जैक्टली। जो हमारा मतवसत तबका है वो अपने बच्चों को मैट्रिक तक नहीं करते हैं, प्राइवेट पढ़ा लेता है, मैट्रिक प्राइवेट स्कूल के अंदर। जब उनकी बारी आती है सेकंड ईयर की या फिर सेकंड ईयर के बाद की बारी आती है, तो वो वाकई पीछे हो जाते हैं। वो कहते हैं बहुत महंगा है, नहीं हम कर पाएंगे अफोर्ड, हमारी बेसिक चीजें नहीं पूरी हो रही। और जो आपने बात की कि चाइल्ड लेबर भी इसके अंदर, और इसके अंदर वाकई ही एक बड़ी कमी हमें नजर आएगी। क्योंकि जितने भी चाइल्ड लेबर में बच्चे होते हैं, उनसे कभी पैकेजेस करें या उनको मामूल तौर पर सुने भी, तो वो यही बात कह रहे थे कि स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है, या फिर स्कूल घर के पास नहीं है, इस वजह से नहीं जा सकते। अगर वाकई ही ये चीज आम हो जाएगी तो बहुत से लोग, आप कुछ नहीं है तो आप मैट्रिक ही कर लेंगे, आप उसके बाद कहीं ना कहीं आपको कोई छोटी जॉब मिल जाएगी, कोई कारोबार। मैं ये नहीं कहती कि हुनर हासिल करना गलत है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी मैकेनिक की दुकान पर आप एक हुनर जानते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। आप उससे अपना कारोबार शुरू करेंगे और उस आमदन से ज्यादा कमा लेंगे जो एक एम्प्लॉय कमा रहा होता है। लेकिन सिर्फ ये है कि आपका एजुकेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका माशरा कैसे चल रहा है। हम तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन जो तालीम हासिल नहीं करेगा वो उससे भी ज्यादा पीछे होगा। तो ये चीजें आम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त हमारे उस्ताद भी निकले हुए सड़कों के ऊपर, ठीक है, लेकिन जो हमारी आवाम की और हमारे बच्चों की नीड है, जो हमारे पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल है, अगर उनका इस तरह से मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इस तरफ हमें आने की जरूरत है। टीचर्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले पाकिस्तान के बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और हमारा एजुकेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो लिटरेसी रेशो ऑलरेडी बहुत डाउन गया है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है और उसकी वजह से बच्चों के लिए स्कूल जाना बड़ा मुश्किल हुआ है। जो दोनों पैरेलल प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे जांगे चल रहे हैं, तो फिर जितने पब्लिक सेक्टर के टीचर्स हैं, जितने सरकारी टीचर्स हैं, उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही, वो एहतजाज किस चीज का कर रहे हैं। और ये बहुत बेसलेस चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट को इस पे कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट अपना काम करती जा रही है, अपनी पॉलिसीज बनाती जा रही है। प्राइवेट ओनरशिप या आउटसोर्सिंग के हवाले से भी जितने भी मालिकान हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों के लिए बेहतर चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें फिर उनका एहतजाज तो बिल्कुल पॉइंटलेस सा लगता है। और इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपना ही एक, कहते हैं ना कि 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना के, मस्जिद बना के, पंजाबी की एक कहावत है कि 1.5 इंच की मस्जिद बना लेना, मतलब कि मस्जिद बना के अलग बैठ जाना। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। इसी हवाले से हम जानेंगे कि किस तरह से सरकारी असातिज़ा, जितने भी सरकारी टीचर्स हैं, उनके कंसर्न्स पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10। और स्कूलों की आउटसोर्सिंग के हवाले से प्राइवेट ऑनरशिप में अगर स्कूल्स आ जाते हैं तो उससे पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को मियारी तालीम मिलेगी, लेकिन सस्ते दामों मिलेगी, क्योंकि आपको वही माइनर सी फी पे करनी पड़ेगी, बल्कि मुफ्त तालीम हासिल करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की तरफ से आपको बुक्स मिलेंगी, गवर्नमेंट ही आपकी फीसेस पे करेगी। तो आपका मिनिमम, मुझे लगता है कि जो बच्चे के आने जाने पे या जो थोड़ा बहुत उसके सामने खाने पीने का खर्चा होता है वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा, बाकी आपको तालीम टोटली फ्री मिलेगी। और ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। और जैसे ही ये एक तरफ तो सरकारी स्कूलों का प्रोजेक्ट चल रहा है, दूसरी तरफ निजी स्कूल्स भी अगर सरकारी स्कूलों की तरह ही चलाए जाते हैं, तो ये दोनों पैरेलल प्रोजेक्ट्स बेहद आसान अंदाज से चल सकते हैं अगर सभी टीचर्स इसको सपोर्ट करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल्स के टीचर जहांगीर इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो इसके खिलाफ हैं। बात तो वो बच्चों की तालीम की कर रहे हैं, बात तो वो स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल की कर रहे हैं, लेकिन कहीं से ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि उनका मकसद एहतजाज के पीछे बच्चों की तालीम या उनका हर्ज है। क्योंकि ये तो एक अच्छा कदम है बच्चों के लिए तालीम को आम और आसान बनाना, लेकिन मुसलसल उनका इस पे मुखालफत, ये ऊंट किस करवट बैठेगा।
अच्छा ज़ीनत, असाज़ा के इश्यूज बेशुमार हैं, ये कोई एक इशू नहीं है जिस पे प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, इसको यूज करके टीचर ये समझ रहे थे कि पब्लिक हमारे साथ सड़कों पे आ जाएगी, क्योंकि बच्चे के नाम पर इमोशनल करना और उसके अलावा कहना कि स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन का नाम इस्तेमाल करके टीचर्स कहते हैं हमारे बाकी मुतालबात भी साथ, और इसको फ्रंट पे रख दें कि प्राइवेटाइजेशन। अब पिछले 2 हफ्तों से टीचर्स क्लास का बाइकआउट भी कर रहे हैं, कहीं कहीं स्कूल में बाइकआउट भी हो रहा है, कहीं पे पढ़ाई भी हो रही है। तो ना तो टोटल बाइकआउट है और ना टोटल पढ़ाई हो रही है। उसके अलावा इसी हफ्ते के रोज हर जिला में एक अच्छा खासा प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया गया साझा तंजीमों की तरफ से। अच्छा। कि हफ्ते के रोज तमाम जो जिले हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर जो असाज़ा हैं एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। अच्छा, इनकी डिमांड्स की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें 7-8 डिमांड्स की इनकी रखी हुई हैं। पहले नंबर पर इन्होंने स्कूल्स की निजकारी को डाल दिया है ताकि अवाम इसमें हमदर्दियां हासिल हो सकें अवाम, और शायद इनका ये था प्लान कि हम ये एहतजाज करेंगे तो अवाम साथ निकलेगी, लेकिन अवाम नहीं साथ निकली। अवाम क्या, सारे टीचर भी साथ नहीं निकले। अब देखिए फैसलाबाद में 19,000 टीचर हैं सरकारी स्कूल्स के, और जब भी एहतजाज होता है तो हमें 1,000 टीचर भी नजर नहीं आता। ठीक है, अब दूसरी तरफ पिछले हफ्ते वजीर तालीम राना सिकंदर हयात फैसलाबाद आए, तो फिर ये कह सकते हैं कि चंद एक टीचर्स हैं जिनको इससे प्रॉब्लम। अच्छा, उनसे मैंने ये पूछा कि क्या इशू है, आप टीचर्स की बात नहीं सुन रहे, बाइकआउट की, तो उनका ये कहना था कि टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो एहतजाज करते रहे हम स्कूल्स को। अच्छा, उनको कहते हैं कि जो आपके पास स्कूल हैं अब उनको बेहतर बनाएं, जो बाकी है ना, हमने सारे स्कूल तो नहीं प्राइवेट लोगों को दे दिए। तो अगर फैसलाबाद में भी तकरीबन 2200 स्कूल हैं और उसमें से 100 स्कूल प्राइवेट को गया है, तो बाकी 2100 स्कूल जो हैं उनको बेहतर बना लें, उनका कहना। तो वजीर तालीम वो कहते हैं कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी, तो वजीर तालीम के कानों पे एहतजाज की कोई जूं नहीं रेंग रही। अच्छा, बाकी मुतालबात में इनका यह है कि SSC और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स को तकरीबन 10-10 साल नौकरी पे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो परमानेंट नहीं हुए। इनका एक तो मुतालबा वो है जिसमें ये बनीगाला भी एहतजाज कर चुके हैं माजी में, और इस्लामाबाद, लाहौर और कई दफ़ा एहतजाज कर चुके हैं, और इनको 4-5 साल से हर हुकूमत लॉलीपॉप दे रही है कि एहतजाज ख़त्म करें, हम आपको रेगुलर कर देंगे, लेकिन वो 10 साल से रेगुलर नहीं हो सके। इससे आगे आ जाएं तो इनका ये मुतालबा है कि लीव इनकैशमेंट और पेंशन के जो रूल्स में साबिक गवर्नमेंट तरमीम करके चली गई है उसको वापस लिया जाए। अच्छा, उससे कुछ फाइनेंशियल इनको लॉस हो रहा है कि जब रिटायर होंगे तो इनकी पेंशन कम लगेगी, और लिव इनकैशमेंट की मद में जो पूरे साल की छुट्टियों के बराबर इनको लमसम सैलरी मिलती है वो इनको कम मिलेगी जी। इसके अलावा इनकी प्रमोशन के काफ़ी इशूज चल रहे हैं कि प्रमोशन जो है वो बहुत सारी प्रमोशंस हो भी चुकी हैं, लेकिन अभी भी स्टिल बहुत सारे इनके सीनियोरिटी के इशू हैं। हर जिले की सीनियोरिटी अलग अलग चली आ रही है, हर जिले के कुछ केसेस चल रहे हैं, और सीनियोरिटी के हवाले से काफ़ी कंसर्न्स हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होते वक्त इनकी जो वो कह रहे थे हमारा कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड भी शामिल करें, और कुछ गवर्नमेंट कुछ इजला में कर भी दिया गया, और कुछ में कहा गया कि नहीं, जिस डेट से रेगुलर किया सिर्फ वही से आपकी सर्विस शुमार होगी। तो इनकी पे प्रोटेक्शन के और सर्विस प्रोटेक्शन के केसेस भी चल रहे हैं। तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है साजा के मुतालबात की, और इसी तरह से जो 1,20,000 टीचर की सीटें खाली हैं, ये भी एक इनका मुतालबा है कि वहां पर आप सीटों पे असाजा ही नहीं भर्ती करेंगे तो स्कूल की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होगी। हाँ, ये चीज एक वैलिड है कि न्यू हायरिंग जरूर होनी चाहिए ताकि जितने भी स्कूल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके, लेकिन पूरे के पूरे एहतजाज पे जो मेन पॉइंट उन्होंने सामने प्राइवेटाइजेशन का रखा है, आई थिंक वो गलत रखा है, क्योंकि अगर वालिदैन को पता है कि उनके बच्चों की तालीम उतनी ही आम है, उतनी ही सस्ती है और उससे बेहतर उनको मरियम मिल रही है, तो वो क्यों आके सरकारी स्कूल्स के टीचर्स का साथ देंगे। ये चीज मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा प्लानिंग में कहीं स्ट्राइक पे जाने से पहले जो उन्होंने मुतालबात रखे हैं यहाँ थोड़ी सी उनको रद्दोबदल करनी चाहिए। शायद हायरिंग वाला मामला आगे रखते तो बात कुछ और होती, और जो पूरे का पूरा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें जहाँ पे आप मिसफिट है और आपके बगैर जो काम हो रहा है, गवर्नमेंट क्यों उस पर किसी भी तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। अच्छा, इसके अंदर चीज मैं एक ऐड करना चाहूंगी, जो उस्ताद है ना वो आपके माशरे का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। माँ बाप के बाद हमारे तो वैसे ही होता है कि बच्चा 3-3.5 साल का होता है तो साथ ही वो स्कूल उसको भेज दिया जाता है। कुछ लोग अपने सर से उतार देते हैं कि बच्चा घर में तंग करेगा और कुछ लोग 5 साल की उम्र तक स्कूल भेजते हैं कि चले बच्चा जो है वो करना शुरू कर दे। उस्ताद बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप घर वाले आप पे इतनी तवज्जो नहीं देते जितना टीचर आपके ऊपर दे रहा होता है, और उनको फैसिलिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पर उस तरह की तालीम नहीं मिलती, जिसकी वजह से
वो अब लोग वहां जाते भी नहीं, सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनको पता है कि यार चलो बच्चा कुछ पढ़ना लिखना सीख ले। जो प्राइवेट स्कूल्स में जाने वाली या प्राइवेट स्कूल्स में भेजने वाली फैमिलीज हैं, वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ही भेजते हैं। उनको पता है कि यार तवज्जो जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगी। अगर क्लास में बच्चे 15 हैं 20 हैं तो वो टीचर हर बच्चे को इक्वली अपनी आप कह रहे तवज्जो देगी, प्रॉपर तरीके से उनको अटेंड करेगी। लेकिन इसके अंदर ये बात जिस तरह से भी जहांगीर साहब ने कही है कि लाखों की तादाद है कि बच्चों को रखा ही नहीं जा रहा, टीचर्स को जो है वो नहीं रखा जा रहा। क्यों नहीं रख रहे हम उनको स्पेस दें? क्या नया टैलेंट नहीं पढ़ा सकता बच्चों को? जो हमारी बुजुर्ग इस वक्त मौजूद हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, उनसे कई ज्यादा बेहतर हमारे वो खवातीन या वो लड़के जिस वक्त प्राइवेट स्कूल्स में कम तनख्वाहों के ऊपर, आप यकीन करें कि उन बच्चे के ऊपर, छोटे बच्चे के ऊपर तवज्जो देना ऐसा है कि आप खुद बच्चे बन जाते हैं और उसके बाद उनकी तनख्वाहें भी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि अब जो टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं उनको स्पेस देनी चाहिए आने वाली नई जनरेशन को, जो इस वक्त इतनी मेहनत के साथ प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एटलीस्ट उनको थोड़ा स्पेस दें, वो भी आके कुछ सीख सकें, कुछ बेहतर हायरिंग होगी तो ही स्कूल्स की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। स्कूल की परफॉर्मेंस बेहतर होगी तब आप किसी और चीज के लिए नेगोशिएट कर सकते हो कि ये हमारी डिमांड है तो इसको भी पूरा करना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि वसाइल की कमी हमारे पास है जहांगीर। वो हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बजटिंग का बहुत इश्यूज रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वहाँ की जितना फर्नीचर उसके हवाले से, टीचर्स का ना होना, ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो इन महदूद और कम वसाइल के साथ स्कूल चलाना बेशक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आउटसोर्सिंग के जरिए वालिदैन को एटलीस्ट रिलीफ मिलेगा और इससे एक मैसेज उस कम्युनिटी में भी जाएगा जो बहुत भारी भरकम फीसेस पे करके प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजते हैं। जब उनको पता होगा ना, जब एक ही प्रोडक्ट आपको एक तरफ सस्ती मिल रही होती है, एक तरफ महंगी मिल रही होती है, तो लोगों का ज्यादा फिर तवज्जो उस जानिब जाती है जहां पे कम पैसे में आपको वही क्वालिटी मिल रही है। तो इस चीज को हमें जरूर सपोर्ट करना चाहिए। अपने दीगर मुतालबात जरूर टीचर आगे रखें और गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर कुछ ना किसी तरीके से उसको हल करने की कोशिश करें। अच्छा, ये सारा मामला फाइनेंसिस का ही है। गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है ना, वो 3 से 5 हज़ार मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ रहा है। कहीं पे 3,000 रुपये गवर्नमेंट पे कर रही है उस बच्चे का, कहीं पे 5,000 रुपया पे कर रही है। तो इसको अगर वो प्राइवेट ऑनर को दे देते हैं, उनको तो सीधा सीधा 2,000 रुपए की बचत पड़ गई गवर्नमेंट को, कोई बच्चा। अब गवर्नमेंट के वो टीचर्स की सैलरीज और बाकी सारा निकालें बजट, तो आपका 60 से 70% और शायद कहीं कहीं 80% जो बजट है वो सिर्फ सैलरीज में जाता है। उसमें डेवलपमेंट, उसमें कंस्ट्रक्शन, उसमें कुछ और चीज नहीं है। एजुकेशन में भी अगर कहा जाता है ना कि हमने 6 बिलियन रुपए लगा दिए, तो वो जो 6 बिलियन है उसमें से मेरा ख्याल है कि 4 बिलियन तो सैलरीज चली गई, 2 बिलियन बाकी बचा। ठीक है, तो ये बहुत ही कम रह जाता है कि आपने समझ लें कि 2 हिस्से बांट दिए सैलरीज में और सिर्फ एक हिस्सा बचा आपके 3 हिस्सों में से। अगर उसको 3 में डिवाइड कर लें तो बहुत ही कम फंड इनके पास है कि स्कूल की डेवलपमेंट के लिए हो, फर्नीचर की अवेलेबिलिटी के लिए हो, क्लासरूम नई कंस्ट्रक्शन करनी हो, डेंजरस बिल्डिंग को डिमोलिश करके असर ना उसको तामीर करना हो, तो इनके पास फंड नहीं है। तो हर साल जो गवर्नमेंट की सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए आते हैं, वो फैसलाबाद को 1-2 स्कूलों का बजट मिलता है। तो इनकी 60 से ज्यादा बिल्डिंग डेंजरस है। तो इसका मतलब है कि हमें कम से कम 30 साल लग जाने, अगर 2-2 बिल्डिंग्स का इनको मिले तो सारी बिल्डिंग सही करने में 30 साल लग जाने। तो गवर्नमेंट कह रही कि हमारे पास तो पैसे है नहीं, तो वाहद रास्ता ये है कि थोड़ा सा बजट बैक गियर लगाएं। वो सैलरीज कम करके, अब जो देनी थी 20,000 टीचर को सैलरीज, वो माइनस हो जाएंगी और जो बच्चा है वो पड़ेगा इन्हें 700 रुपए में, वो बच्चा पड़ेगा इनको 800 रुपए में या 1,000 रुपए में, जो गवर्नमेंट का बच्चा 3 से 5,000 रुपए में पड़ रहा है। तो फाइनेंसिस के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को ये बचत वाला प्लान लगा। इसलिए वो स्कूल जहां पर या तो सिंगल टीचर था या उसकी तादाद 50 या 100 तक थी, उनको प्राइवेट ऑनर में दिया जा रहा है ताकि वहां पर टीचर पूरे हों और बच्चों की तादाद बढ़े। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो पूरे का पूरा आपने गवर्नमेंट का प्लान बता दिया। अभी एक आप बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक पॉइंट आया कि प्राइवेट स्कूल्स, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बात किया कि उसके ऑनर्स भी यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर ही उसको चलाया जाए, और ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, देखने में बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि प्राइवेट स्कूल्स तो बड़ी भारी भरकम फीसिस लेते हैं, अगर वो कम फीसिस पर आ गए और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पब्लिक स्कूल्स उसको चलाना शुरू कर दिया, तो इसमें तो प्राइवेट ऑनर्स के बड़ा वो दिवालिया हो जाएगा। उनका क्या फायदा है? वो सामने से ये ऑफर क्यों गवर्नमेंट को कर रहे हैं कि हमारे स्कूल्स को भी इसी तरह से चलाएं? वो स्कूल होते हैं जो मैंने पहले भी बताया कि देहात में आज भी 500 से 1,000 रुपए फीस चल रही है, कम फीसेस वाले। कम फीसेस वाले। ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे जो इलाके के बच्चे वो 500 भी नहीं दे सकते,
हाँ। तो वो जाते हैं गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट लेके कि हमारे स्कूल को आप अडॉप्ट कर लें। ठीक है। तो गवर्नमेंट जिसको अडॉप्ट कर लेती है उसको वो तकरीबन 700, अगर उसको अवाम पब्लिक दे रही है डायरेक्ट 500 फीस, गवर्नमेंट उसको दे रही है 750 रुपए, तो उसको तो वो 250 एक्स्ट्रा वो उसको ठीक है, वो सिर्फ लो फीस वाले जो रूटीन में 2000-3000 फीस ले रहे हैं ना, ऐसे स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि वो हाँ, क्योंकि वही पॉइंट थोड़ा सा क्लियर नहीं था मेरे माइंड में कि क्यों कोई अपना नुकसान करके जाएगा। तो ऐसे स्कूल जो कि कंपैरेटिवली कम फीस चार्ज करते हैं और बहुत बैकवर्ड एरियाज में है जहां पे तालीम की सहूलियात उतनी बेहतर नहीं है जितनी कि शहरी इलाकों में है। तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, मजीद मसाइल के हल पे बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और इस चीज़ को मेक श्योर करना गवर्नमेंट की और तमाम तर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर बच्चे तक तालीम जो है वो बेहतर अंदाज से पहुंचे और मियारी तालीम पहुंचे। मियारी तालीम, अगर बेसिक तालीम हम बच्चों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे, फिर हम उसमें वसअत लेकर आ सकते हैं, फिर हम उसको स्टैंडर्ड को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इंटरनेशनली अगर हम देखें तो हम बाकी ममालिक से बहुत पीछे हैं अपनी तालीमी निज़ाम को, अपनी तालीमी ढांचे को बेहतर बनाने में। लेकिन जो कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से जारी है उसमें असातिज़ा को चाहिए कि भरपूर अंदाज से उसे सपोर्ट करें और इस चीज़ की यकीन दहानी करें कि हर बच्चे तक तालीम की रसाई को आम किया जा सके, आसान किया जा सके। तो मरियम, किस तरह से इस चीज़ को मेक श्योर किया जा सकता है कि क्या आया किसी भी बैकवर्ड एरिया में रहने वाला बच्चा या शहरी इलाके में रहने वाले बच्चे, हर बच्चे तक तालीम पहुंच रही है और इस पे हुकूमत का चेक एंड बैलेंस रखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अच्छा, अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स में चेक एंड बैलेंस उस तरह से नहीं होता। कुछ महंगे होते हैं और कुछ आप कह लें अगर सस्ते होते भी हैं तो वहाँ पे तालीम जो है वो उस तरह से मेयारी नहीं होती कि आप कह सकें कि वाकई ही ये चीज़ें। अगर मैं आपको आज छोटा सा एक वाकया बता दूं कि मैं सुबह नीचे मौसम के ऊपर लाइव करी थी, तो एक छोटा सा बच्चा आसपास घूम रहा था हमारी DSMG के। मैंने उसको पास बुलाया, मैंने पूछा आप कौन सी क्लास के हो? उसने कहा मैं 4th क्लास का हूँ। उसने गवर्नमेंट यूनिफॉर्म पहना हुआ था। मैंने कहा छुट्टी हो गई? कहता हम छुट्टी कर लेते हैं। और मैं उसकी बात सुन के बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा कि कैसे छुट्टी कर लेते हैं? कहता कि बस अब हो जाती है। उसके बाद जब उसने फील किया कि मुझसे ज्यादा सवाल करिए तो वो आगे पीछे, यानी कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अब इस तरह का कोई हमें चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता कि 4th क्लास का बच्चा है और वो स्कूल से 9 बजे के करीब निकल गया। अगर आपका 8 o'clock भी स्कूल और घर वालों को लग रहा है बच्चा स्कूल में और बच्चा वहां पे सड़क पे जो है वो चक्कर लगा रहा है। ये चेक एंड बैलेंस प्राइवेट स्कूल में शायद किसी हद तक हो जाता है लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं होता। जो हमारे आप कह लें कि बहुत ही गरीब है, बहुत ही पुअर फैमिलीज है, उन्होंने अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है। पहली बात तो गवर्नमेंट स्कूल में कोई मुनासिब जगह नहीं होती कि आप वहाँ बच्चों के बैठ जाएं, और बैठने के लिए जगह बन गई है तो वहाँ पे टीचर्स इतनी वेल एजुकेटेड नहीं होती कि वो बच्चों को सिर्फ आपने पढ़ाई नहीं देनी, आपने साथ साथ उसको कॉन्फिडेंस भी देना और उसको बताना है कि आपने लाइफ में कैसे अपने आप को लेके चलना है। हमें उठना बैठना चलना फिरना ये हमारा उस्ताद सिखा रहा होता है। घर वाले तो चले एक हद तक सिखाते हैं लेकिन जो टीचर सिखाएगा वो नहीं आपको सीखने के लिए मिलता। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर स्पेशली ये चीजें आती हैं। अब आप देखें कि एक छोटा सा कंपैरिजन है कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा और गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा अगर उनको आप आपस में बिठा लेंगे तो उनकी जो एक्सेंट है ना वो ही आपको बता देगा कि कौन सा गवर्नमेंट और कौन सा प्राइवेट है। ये छोटी छोटी चीजें जो बच्चे ने नहीं सीखनी उसकी टीचर उसको सिखाएगी तो वो सीखेगा। तो इस चीज के ऊपर गौर करने की जरूरत है हमें कि अगर हम गवर्नमेंट का भी इदारा है हमारा, मैं तो कहती हूँ बाहर के ममालिक में गवर्नमेंट के ही स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे पढ़े हैं और वो सब सेम है, लेकिन हमारे यहाँ कोई सेम नहीं होता। बेचारा गवर्नमेंट का अलग तरीके से रुल रहा होता है, जो प्राइवेट है वो अलग तरीके से रुल रहा होता है। तो ये चीजें गौर करने की जरूरत है हमारी गवर्नमेंट को स्पेशली कि अगर आपने गवर्नमेंट का इदारा बनाया है तो उसके अंदर इतनी क्रिएटिविटी और इतने चेंजेस आने चाहिए। अगर ये वाकई हम कहते हैं कि हमने प्राइवेट ऑनर को देना है तो फिर आप उसमें हमें नजर आना चाहिए चेंज कि वाकई ही जो बच्चा प्राइवेट स्कूल का है और गवर्नमेंट स्कूल का जिसको ऑनर दूसरा प्राइवेट बंदा कर रहा है तो पता चले कि यार दे आर सेम। लेकिन हमारे यहाँ ये मैं कहूँगी एक अफसोसनाक बात है कि ये चीजें बहुत ज्यादा सामने आती हैं। स्पेशली अगर जो महंगाई की बहुत सी ऐसी मैंने फैमिलीज देखी हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे और महंगाई होने की वजह से वालिदैन ने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट में डाल दिया। उन बच्चों की स्टडी इस कदर मुतासिर हुई है कि आपकी सोचा वो आखिर पे वो कह देते हैं कि नहीं हमने नहीं पढ़ना, हमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती, वो पढ़ाई का तरीका नहीं मिल पाता। एक एक्सपीरियंस वाकई है, प्राइवेट का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाके बहुत मुश्किल से एडजस्ट होता है, क्योंकि पर्सनली चीज मैंने एक्सपीरियंस की है। 8th स्टैंडर्ड तक मैं प्राइवेट स्कूल में थी एंड देन मेरे अब्बा ने उनके पीछे का उनका तो ये सोच थी कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए पब्लिक स्कूल को कि वो कैसे होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी से लोग आते हैं। और तब हमारे तो स्कूल का सिस्टम बड़ा ही जबरदस्त होता था, वहाँ पे लीड क्लास बहुत भी आती थी और बहुत ऐसा तबका भी आता था जो बिल्कुल अफोर्ड करते थे। तो आपका कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है ना वो सरकारी स्कूलों में होता है, क्योंकि आपको हर तरह का बच्चा वहाँ पे मिल रहा होता है, हर तरह की चीज मिल रही थी, टीचर्स रिस्पॉन्सिबल थे, सब चीजें। लेकिन टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होती जा रही हैं लोगों के यहाँ, मतलब लोगों से मुराद है कि पूरी दुनिया में दीगर ममालिक में हम देखते हैं चीजें बेहतर से बेहतर होती चली जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेहतर से वर्स्ट हो रही हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, इसमें एक्चुअली मसला ये है कि हमारी कोई भी माजी की हुकूमत जो थी उसमें तसलसल नहीं रहा। एक गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लॉन्च करती है, अगली हुकूमत आके उसको डिस्टर्ब करके उसको रीशेप कर देती है, नई हुकूमत आती है उसको दोबारा से शफल कर देती है, उसके नई हुकूमत वो नया एक्सपेरिमेंट लेके आती है। जब से हमने मैटर किया है तब से अब तक कई दफ़ा आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है। तो आज तक हम सेटिस्फाई नहीं हुए एग्जाम के पैटर्न से कि किस पैटर्न पे हम एग्जाम लें बच्चों का। आज तक हमारा सिलेबस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं हो सका। पिछली हुकूमत ने नारा तो लगाया सिंगल करिकुलम का, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। हाँ। इसके अलावा बात कर लें प्राइवेट स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की, हमारे कई डिफरेंट पैटर्न चल रहे हैं, गवर्नमेंट में और प्राइवेट में बहुत डिफरेंट है। अब 8वीं तक कोई पूछने वाला नहीं है। पहला हमारा बोर्ड एग्जाम आता है 9th में, तो 8वीं तक हम सारे बच्चों को पास करते जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो। इवन बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के 9th का रिजल्ट बहुत पुअर आता है। हाँ। हालांकि वो 8वीं तक हर बच्चे को फर्स्ट सेकंड वही बच्चे होते हैं जो हर साल पोजीशन ले रहे होते हैं। exactly, वो हर बच्चे को पोजीशन होल्डर बना के 8th तक लेके आते हैं, 9th में आके वो सारा बेद खुल जाता है, वो सारा फ्लॉप हो जाता है जब उसकी सप्ली आ जाती है। हाँ। अच्छा, सप्ली की कई वजूहात है, उनमें से एक ये भी है कि बच्चा साइंस पढ़ने वाला नहीं होता, लेकिन हमारी एज अ होल सोसाइटी में हर पेरेंट की ख्वाहिश है मेरा बच्चा साइंस ही पढ़ेगा। तो हो सकता है वो किसी और फील्ड में अच्छा ग्रो कर सके, लेकिन हमने मजबूरन उसको और ज़बरदस्ती साइंस पढ़ानी है। तो 9th में हमारा जो सप्ली का रेट है वो सबसे ज्यादा साइंस सोच है ना कि पढ़ाई सिर्फ साइंस है और जनरल साइंस या आर्ट्स जो है पढ़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है। खुदारा इस फरसूदा सोच से बाहर निकले। तालीम है, किताबें हैं, चाहे वो साइंस की हैं चाहे वो आर्ट्स की हैं। आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस में है? बच्चे को हम फेलियर बोल देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उस फेलियर की तरफ आप खुद उस बच्चे को धकेल देते हो। और एक ही तरह का निसाब होना ये भी बहुत ज्यादा जहांगीर इंपॉर्टेंट है। पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि हर शहर में, हर सूबे में और मुख्तलिफ एक ही शहर में मुख्तलिफ स्कूल्स में मुख्तलिफ तरह का निसाब पढ़ाया जा रहा है। तो हमारा तो तालीमी निज़ाम को बेहतर क्या करें, हमारा तो निसाब एक जैसा नहीं है। हर बच्चे का तालीम हासिल करने का अंदाज जो वो पढ़ रहा है वो चीज़ें सब मुख्तलिफ हैं। ये निज़ाम को अगर बेहतर बनाना, मुझे लगता है ये तमाम चीज़ें एक तो इक्वल बेसिस पे हर बच्चे तक होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ रहा है, फिर उसके पास ऑप्शन होगा कि वो अपनी मर्जी से प्राइवेट में जाए या फिर इक्वल बेसिस में ना गवर्नमेंट बच्चों के साथ साथ टीचर की ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की इकट्ठी ट्रेनिंग करवाएं। हाँ। अब देखिए बेसिकली किताब एक नहीं होती, सिलेबस एक होने का मतलब किताब एक नहीं है। प्राइवेट का बच्चा और किताब पढ़े, गवर्नमेंट का बच्चा और किताब पढ़े, इट्स ओके, नो इशू। सिलेबस का मतलब है कि बच्चा लर्निंग आउटकम क्या हो रही है। अगर उसको 8th क्लास में या 6 में या उसको पता होना चाहिए कि अल्लामा इकबाल कौन है, तो वो आप कोई भी उसका मजमून अल्लामा इकबाल का शामिल करके उसको पढ़ा दें, वो जैद ने लिखा हो, अबू बकर ने लिखा हो, वो गरीब ने लिखा हो, वो फर्क नहीं पड़ता। उसका लर्निंग आउटकम क्या है कि इसको अल्लामा इकबाल के बारे में पता हो, इसको कायदे आज़म के बारे में पता हो, इसको मतलब जो टॉपिक डिपेंड के किस ऑथर की बुक किस अंदाज से पढ़ाया गया है वो मैटर नहीं करता। मेन सब्जेक्ट एक होना चाहिए, उसके आउटकम आउटलाइन एक होनी चाहिए। किताब एक, सिलेबस एक नहीं होता। तो आम एक लोग समझते हैं कि शायद किताबें सब जगह एक हो जाएंगी। नहीं। वो होता है कि आउटकम एक होनी चाहिए, उसकी आउटलाइन एक होगी। उसको किसी भी, उसको कोई भी हाली के 4 शेर पढ़ा दे, उसको कोई भी
किसी भी और ये बड़ी आम प्रैक्टिस हमने देखा है कि अक्सर क्लासेस में टीचर्स डिफरेंट तरह की बुक्स रिकमेंड कर रहे होते हैं। सब्जेक्ट एक होता है लेकिन उस पर बुक्स डिफरेंट होती हैं, तो उसका पढ़ाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि जो चीज वो आपको बताना चाह रहे हैं वो आपको बता दें, लेकिन जिस अंदाज में है मुख्तलिफ अंदाज और तरीके हो सकते हैं, मुख्तलिफ किताबें हो सकती हैं, डिफरेंट ऑथर्स हो सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट को डिफरेंट तरह के मुसन्निफ मुख्तलिफ अंदाज से बयान करते हैं। अंदाज़े बयान क्या है और किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन क्या पढ़ाया जा रहा है वो उसे को आगे पढ़ाएंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। स्कूलों के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हम सबको कलेक्टिवली इनिशिएट करना पड़ेगा। जितना हमारे असातिज़ा की जिम्मेदारी उतनी पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। टीचर ट्रेनिंग के हवाले से हमेशा से हम बात करते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन पेरेंटिंग पे भी खासा तवज्जो देने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को किस तरह से ट्रेन करना चाहिए, और पेरेंट को चाहिए कि अगर उनका बच्चा घर से निकल रहा है तो उसके पीछे भी चेक एंड बैलेंस रखे कि बच्चा स्कूल तक पहुंच रहा है। अगर स्कूल तक पहुंच रहा है, स्कूल के अंदर उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, हमारी मसरूफियात, हमारा रोज़गार कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी बच्चे की तालीम और उसकी तरबियत है। तालीम तो हम बच्चे को देना चाहते हैं, लेकिन उसकी तरबियत पर फोकस करना वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसमें पेरेंटिंग और टीचर ट्रेनिंग दोनों इक्वल होनी चाहिए। मरिया, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। बल्कि हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि आप सिर्फ तालीम नहीं दे सकते, टीचर सिर्फ तालीम नहीं देती, वो आपकी तरबियत भी कर रही होती है, और वो किसी भी लिहाज से हो सकती है। आपको अच्छे बुरे की तमीज देने वाला सिर्फ आपके वालिदैन नहीं है, आपके टीचर भी हैं, अगर आप उस चीज को समझें। हम अगर अपने वक्त की भी बात ना करें, थोड़े पुराने वक्तों की बात करें, तो हमारे बड़े ये बताया करते थे कि उस्ताद से ऐसे ही डरा जाता था जैसे वालिद साहब से या वालदा से डरा जाता था। अब तो आप कह लें कि प्राइवेट स्कूल में तो बच्चों को कुछ कहना, डांटना या आंखें दिखाना जो है वो भी जुर्म है। लेकिन ये एक अच्छी बात मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अगर आपकी टीचर आपको डांट देती है, अगर आपको वो हाथ लगा देती है, तो मैं कहती हूँ कि बहुत खुश नसीब है वो स्टूडेंट। क्योंकि उसके बाद आप जो सीखते हैं उससे पहले आप नहीं सीख सकते। कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपका उस्ताद ही सिर्फ आपको सिखा सकता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और घर की चारदीवारी से बाहर निकल के जो सीख रहे होते हैं, वो आपका टीचर आपको सिखा रहा होता है कि आपने ऐसे किसी से बात नहीं करनी, नहीं बेटा आपने लड़ना नहीं है, नहीं बेटा आपने ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे जाके आपको माशरे में 10 लोगों में बैठने का तरीका सिखाती है। आपको पता चलता है, लोग आपसे पूछते हैं भी आप कौन से स्कूल से थे, आपको किसने सिखाया था, आपके टीचर कौन थे। अब भी बड़े लोग आपस में बैठे हो तो पूछते हैं आपके टीचर कौन थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनकी जो आप कह लें कि रिलेशन जो बताया जाता है कि यार उनसे सीखा है, वो मेरे बड़े थे। तो ये बड़ा जरूरी है कि अगर आप अपने बड़ों से सीख जाएं, टीचर्स की एहतराम, उनका साथ एक आप कह लें कि एक अच्छा बॉन्ड बड़ा जरूरी है। उसके साथ पेरेंट्स का भी एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आप अगर टीचर से, आपके टीचर ने आपके बच्चे को सिखाया ना, तो और वो अच्छी चीज है, तो आप उसके ऊपर जोर दें, बच्चे को समझाएं कि हाँ बेटा या आपने करना है क्योंकि आपके टीचर ने आपको सिखाया। हम अब ये नहीं करते। प्राइवेट स्कूल्स में देखा जाता है अगर कोई टीचर 20 बात समझा भी देना तो पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा बेटा इस चीज का आदी नहीं है, ये मेरी बेटी आदी नहीं है। तो आप उसको आदी बनाएं, उसको इस चीज की तरफ लेके आए कि उसने कुछ हार्ड वर्क करना है पहले और इस तरफ अगर हम थोड़ा सा पीछे चाहे मौजूदा सूरत हाल से, तो पहले के टीचर और पेरेंट के बॉन्ड और अब के टीचर और पेरेंट के बॉन्ड में आप क्या फर्क देखते हैं? दोनों के अंदर का जो कम्युनिकेशन है जहांगीर, वो कैसा है? क्योंकि आप भी पेरेंट है तो आई एम श्योर कि आप इस चीज को ज्यादा बेहतर अंदाज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली ना अब अना का मसला बना लिया है पेरेंट ने, खास कर मतलब पेरेंट क्या करता है, वो ब्लेम गेम करता है। जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग का मतलब है कि बच्चे की बेहतरी के लिए आप दोनों मुशावरत करें, लेकिन वहां क्या होता है, वो मार्कशीट आगे रख दी जाती है बच्चे की और टीचर को सुनाई जाती है कि आपने क्या पढ़ाया। वो उल्टा कहती है कि आपने घर में क्या तवज्जो दी है। तो हमारे यहाँ बच्चे की बेहतरी की बात नहीं होती, सिर्फ ब्लेम गेम होती है। और दूसरी तरफ अगर कोई आपको सजेशन दे दे, मशवरा दे दे, ट्रेनिंग की बात जब होती है ना, ट्रेनिंग होता है जब आप में एक्सेप्ट करने की सलाहियत हो तो फिर ट्रेनिंग आप पर काम करेगी। लेकिन आप कहें मैं पहले ही इलामा हूं और मुझे मजीद ना पढ़ाया जाए, तो फिर वो ट्रेनिंग आपके लिए सवाए वो लंच ब्रेक के, टी ब्रेक के, वो कुछ नहीं होगी। वो आपको लगेगा कि मुझे बस TADA मिल रहा है और लंच मिल रहा है, तो टीचर के लिए भी वही होगी और पेरेंट के लिए तो होती नहीं है ना। और पेरेंट के लिए आप कर भी लें तो उसमें इंटरेस्ट बहुत कम होता है। अगर कोई स्कूल अनाउंस करे कि कल पेरेंट ट्रेनिंग है तो आप सब पेरेंट शिरकत करें, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर 50% भी पेरेंट जाएंगे।
तो क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं है, हम किसी की बात पहले सुनने को तैयार हम देखते थे कि वालिदैन भी टीचर्स का उसी तरह से एहतराम करते थे जैसे वो अपने बच्चे को कहते थे करने का, एक रिस्पेक्ट का रिश्ता होता था। लेकिन अभी के जो, शायद ये मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन अभी मैंने देखा है कि वो थोड़ा एक बॉसी नेचर आ गई है पेरेंट्स में। वो समझते कि हम पे कर रहे हैं, बच्चे की फीसेस दे रहे हैं, तो वो थोड़ा रूल करना चाहते हैं, टीचर्स को थोड़ा प्रेशराइज करते हैं कि बच्चे को ये ना करें, ना। हालांकि हमारे दौर में ये कहा जाता था कि बच्चा आपके हवाले, इसको मारें, कुछ भी करें, इसको पढ़ाना है, सही रास्ता दिखाना है। इसमें फाइनेंशियल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। वो पेरेंट को और बच्चे को एज अ कस्टमर डील करता है, स्कूल ऑनर, टीचर नहीं, स्कूल ऑनर। बिल्कुल। अच्छा, जब पेरेंट कोई स्कूल ऑनर के पास कंप्लेन लेके जाता है तो वो टीचर को एक कटहरे में खड़ा कर देता है कि आप मुलजिम हो और सुनो इनके जो एतराजात हैं, इनके इल्जामात हैं, उनको सुनो और इनसे माफी मांगो। मोस्टली जगहों पे टीचर से माफी भी मंगवा दी जाती है पेरेंट से। जब बच्चे के सामने उसका टीचर उसके पेरेंट से माफी मांगेगा तो इमेज क्या होगा और बच्चे की नरिशमेंट और डेवलपमेंट क्या होगी, वो भी फ्यूचर में अथॉरिटेटिव उसका बिहेवियर होगा। कि और अथॉरिटेटिव बिहेवियर हमें अपना खत्म करना चाहिए। हमें कोई हमें मशवरा दे, कोई हमें अच्छी बात बताए तो हमें उसको अना का मसला बनाने की बजाय उसको रीथिंक करना चाहिए कि आया कि कहीं मैं गलत तो नहीं, जो मुझे ये मशवरा दिया गया। बिल्कुल। हम ये सोचने की बजाय हम उल्टा लड़ाई पे उतर आते हैं। हमें कोई अच्छा मशवरा दिया जाए, अपने खुद भी बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है। एज पेरेंट, टीचर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बच्चे की तरबियत और परवरिश बिल्कुल कोई आम सी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसे फुलफिल करने के लिए आपको अपना मेजर किरदार अदा करना पड़ता है। फिर ही हमारे स्कूल्स में और हमारे टीचर्स के साथ एक कम्युनिकेशन जो गैप है उसको भी कवर करने की ज़रूरत है, अगर बच्चे को बेहतर मुस्तकबिल देना और अच्छी तालीम देनी है। थैंक यू सो मच आप दोनों प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और फैसलाबाद के हवाले से, यहाँ के कारोबार के हवाले से बात करें तो जब भी टेक्सटाइल की बात की जाती है, टेक्सटाइल के डिफरेंट सेक्टर की बात की जाती है तो फैसलाबाद ही को सबसे पहले कंसीडर किया जाता है, क्योंकि फैसलाबाद कारोबारी मरकज़ भी है और पाकिस्तान का टेक्सटाइल का हब भी है। इसके अलावा कराची में भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कारोबार है, लेकिन जब भी टेक्सटाइल की बात होती है तो फैसलाबाद का नाम ही सबसे पहले जहन में आता है। और फैसलाबाद मौजूदा सूरत हाल में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी मसाबकत को बरकरार रखने की भरपूर अंदाज से कोशिश कर रही है। शहर फैसलाबाद में मईशत के पहिए को आसान अंदाज से चलाने के लिए जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफर कर रही है तो वहीं पर हौजरी भी इसमें अपना अहम किरदार अदा कर रही है। हौजरी सेक्टर इसमें अपना भरपूर अंदाज से इसमें सर्वाइवल स्पिरिट के साथ आगे बढ़ी है, लेकिन फिर भी हौजरी के सेक्टर को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए बिजली के बिल्स ने सबकी कमर तोड़ रखी है और इसके अलावा भारी भरकम टैक्सेस और फिर सोने पे सुहागा जिस तरह से पैदावारी लागत बढ़ती चली जा रही है, वो इन तमाम मसाइल की जड़ है। किस तरह के मजीद चैलेंजेस का सामना है हौजरी सेक्टर को, इससे कैसे निकला जा सकता है और मौजूदा हुकूमत की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो किस तरह से मुतासिर कर रही हैं कारोबार को। आलमी मंडी के हवाले से अगर बात करें तो आलमी मंडी में और जितने भी हमारे बैनुल अक़वामी क्लाइंट्स हैं उनको किस तरह से मुतासिर किया है मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज ने। इन तमाम सूरत हाल में ताजर बरादरी का क्या मुतालबा है, किस तरह से हम अपने सेक्टर को बेहतर अंदाज से चला सकते हैं। और इस पूरे सिनारियो में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी हौजरी यूनिट्स ऐसे हैं जो कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। इस बात में कितनी सदाकत है, इसी हवाले से अपने मेहमान से बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाजिर खान साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन PHM में पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सर ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में हौजरी सेक्टर के हवाले से अगर हम देखें तो पैदावारी लागत जिस तरह से बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग का जिस तरह से एकदम से लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना, उसने आलमी सतह पर एक्सपोर्टर्स के मुनाफे को कितना मुतासिर किया है? देखिए, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने के लिए कोई पॉलिसीज रन नहीं करती। क्योंकि जो हौजरी मैन्युफैक्चर जितने भी हैं पाकिस्तान में, हमारा कंपटीशन इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम से जी। तो ये 4-5 कंट्रीज हैं जो प्रोड्यूस करते हैं गारमेंट्स और तकरीबन पूरी दुनिया में इसको सेल किया जाता है। अब पूरी दुनिया हमारे कस्टमर्स हैं, तो हमें
वो उन्हीं लोगों को प्रेफर करेंगे जो कंपेटिटिव प्राइस पे उनको गारमेंट देंगे। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो बड़ी इस पे बेस करती हैं। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस तमाम रीजन में, इन तमाम मैन्युफैक्चरर्स कंट्रीज में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है जी। जिसकी वजह से पहली बात तो ये है कि ऑर्डर्स हमें नहीं मिल रहे क्योंकि हम महंगे हो गए हैं। देखिए, अगर 2 साल पहले हमारी एक्सपोर्ट फ़र्ज़ करें 1000 थी, तो आज अगर 1005 है तो ये बड़ी नहीं है। क्यों नहीं बड़ी? क्यों? एक तो देखें कि हमारी लेबर कितनी प्रोड्यूस हो रही है, हमारे लोग कितने बेरोजगार हो रहे हैं। 2 साल पहले हमारी आबादी क्या थी, आज हमारी आबादी क्या है जी। इसी तरह 2 साल पहले खपत क्या थी, यूजेज क्या था गारमेंट का, और आज क्या है। तो हमें उस हिसाब से हम बढ़ नहीं रहे जिस हिसाब से हमें बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही। ये जो फिगर बढ़ रहे हैं ना, ये नंबर ऑफ गारमेंट्स नहीं बढ़ रहे, महंगाई होने की वजह से, क्योंकि इंटरनेशनली भी थोड़ी सी महंगाई है, फिगर इन अमाउंट बढ़ रही है। हाँ। फिगर इन क्वांटिटी नहीं बढ़ रही। ओके। अगर फिगर इन क्वांटिटी बढ़ेगी तो मुल्क तरक्की करता है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी है। अच्छा, अब आप देखें कि अब अगर हम बिजली को ले लें, अगर बिजली को, जो कि बेसिक एलिमेंट है किसी भी एक्सपोर्टर का, किसी भी इंडस्ट्री का, अब पाकिस्तान में जो बिजली का रेट है वो 23 सेंट है, 23 सेंट है। हाँ जी। बांग्लादेश में वो 9 सेंट है। इंडिया में गालबन 7 पॉइंट समथिंग है। जी। तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि हम जो है वो इन लोगों को कंपीट करके हम अपनी प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से बेच सकते हैं। अब हुआ ये है कि अब हम जो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बेहतर बनती हैं, ठीक है, अब वही प्रोडक्ट सिर्फ कस्टमर हमसे ले रहा है। ओके। अच्छा, अब उससे क्या हो गया कि उसमें सप्लाई एंड डिमांड की प्रॉब्लम बन गई। हमारे पास फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करने वाली ज़्यादा है जबकि ऑर्डर्स हमारे पास कम है। अब उससे क्या हुआ कि उससे प्राइस स्ट्रक्चर और बैठ गया। हाँ। कि अब अगर मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी है तो मैंने तो किसी भी प्राइस पे वो ऑर्डर पकड़ना है। हाँ, बिल्कुल। तो उससे प्रॉफिट रेशो तो क्या हम लॉस कर रहे हैं, और वो लॉस इस वजह से हो रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही। हमारा जो सेल टैक्स है वो 72 घंटे के अंदर अंदर देने की पाबंद है गवर्नमेंट, लेकिन हमें 200 दिन में भी नहीं दिया जा रहा। आप क्या समझते हैं कि इस तमाम सिनेरियो में, सूरत हाल में गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए थी? क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि वो बड़ी अच्छी पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं और बड़ी ताजिर दोस्त स्कीम्स भी लॉन्च कर रहे हैं जिन्होंने सरासर टैक्स पेयर पर बड़ा बोझ लादा है और मजीद टैक्सेस की भरमार की है। कंपैरेटिवली आपको कोई रिलीफ मिलता, आपके लिए कोई दरमियानी रास्ता निकलता, ऑर्डर्स आने लगते, एक्सपोर्ट बढ़ती। हम देख रहे हैं कि हुकूमती पॉलिसियों की नज़र हमारा कारोबार हो गया है। देखिए, अभी जो 7 बिलियन का लोन भी अप्रूव हुआ है जी IMF का। जी जी जी। हमें इससे निकलने के लिए एक ही हल है कि हम अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करें। हमारी जो वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है उसको हम तरक्की दें, उसको हम कंपेटिटिव करें। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये लोग, ये हमारे जो साहब इख्तियार है, वो ये समझते हैं कि हम कोई इंसेंटिव मांग रहे हैं। हम इंसेंटिव नहीं मांग रहे जी। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो और 4-5 कंट्रीज के साथ अटैच है, उनकी कंपेटिटिविटी हमारी सबकी मिलके होती है। तो हमें इस काबिल कर दें कि हम वो compete कर सकें। जो पॉलिसीज बांग्लादेश में है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जो पॉलिसी इंडिया में है, जो पॉलिसी बांग्लादेश चाइना में है, वो हमें दे दें जी। अच्छा, उससे हम कंपेटिटिव होंगे तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हम जो IMF की शराइत है और IMF के जो लोन्स है उससे हम निजात तभी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, अगर आपकी अर्निंग होगी तो आप लोन नहीं लेंगे। हाँ।
अगर आपकी अर्निंग नहीं है तो आप लोन लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का तो यही कहना है कि हमारे पास वसाइल नहीं है। जैसे आपने भारत की मिसाल दी, बांग्लादेश की, वियतनाम की, कि हमारे कंपैटिटिव्स यही हैं, लेकिन उनके पास जिस तरह से वसाइल है, जो उनके पास पॉलिसीज हैं, वो पॉलिसीज, वो वसाइल हमारे पास नहीं है। पॉलिसी भी अच्छी कर ले, लेकिन अगर हमारे पास फंड्स नहीं होंगे, हमारे पास वसाइल नहीं होंगे अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, तो फिर क्या कर सकती है गवर्नमेंट इसमें? क्योंकि गवर्नमेंट का कहना यह है कि IMF से कर्जा लेना इस वक्त उनकी मजबूरी है। यही तो प्रॉब्लम है कि जो पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, वो ऐसी होती हैं कि वो आप इनकम अर्न करते हैं उससे। हाँ जी। वो बिजनेस को जनरेट करने में हेल्प करती हैं। जितनी भी आप यूरोप में चले जाए, आप अमेरिका में चले जाए, वो इंडस्ट्री को, और कोई ऐसा बंदा जो 2 बंदों को भी रोजगार देते हैं तो वो उसको सपोर्ट करते हैं हर शक्ल में। मतलब उसको फंडिंग चाहिए तो उसको फंडिंग देते हैं, उसको रिसोर्सेज चाहिए तो उसको रिसोर्सेज देते हैं। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। काम इंडस्ट्रियलिस्ट ने या इंडस्ट्री ने करना है। अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करना ये थोड़ी है कि वो कहते हैं कि उनको पैसे दे दें। हाँ। सपोर्ट ये होती है कि आप जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग बनाएं। अगर आप उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, अगर आप इंडस्ट्री को, हर इंडस्ट्री का एक फंडा है चलाने का, अगर हम उसको देखते हुए पॉलिसी बनाएंगे तो वो अर्निंग होगी। अगर देखिए ना, हम क्या ये इतने बिलियन बेनजीर इनकम सपोर्ट में दे दिए, इतने बिलियन यहाँ पे दे दिए, हम वो लोगों को फकीर बना रहे हैं, हम वो लोगों को नकारा बना रहे हैं। तो वो ही पैसा हम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें तो वो हमारे फॉरेन करेंसी आएगी। हाँ जी। जितना वैल्यू एडेड को हम बूस्ट करेंगे, जितना उसको सपोर्ट करेंगे, उतनी फॉरेन करेंसी हम अर्न करेंगे। अभी भी टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो मोर देन 50% जो हमारी फॉरेन करेंसी है वो टेक्सटाइल सेक्टर अर्न कर रहा है। ऐसा ही है। इस वक्त 16 बिलियन से ज्यादा, $16 बिलियन से ज्यादा जो एक्सपोर्ट है, जो फॉरेन करेंसी है, वो टेक्सटाइल सेक्टर में है। और टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त इतनी बुरी तरह बहरान में का शिकार है कि अगर ये 2 साल इसी तरह रहा तो ये इंडस्ट्री डूब जाएगी और हमारा वो 16 बिलियन जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और हमारी जो लेबर है वो बेरोजगार हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो ये होगा, बिल्कुल सही, इस सिनेरियो में नई लेबर प्रोड्यूस नहीं हो पा रही, स्किल्ड लेबर। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इंडस्ट्री जब बहरान का शिकार है तो जो लेबर है वो नई स्किल लेबर जो है इंडस्ट्री पैदा नहीं कर पाती, क्योंकि पहली जो लेबर है वो ही बेरोजगार है, तो नई को कहाँ से अकोमोडेट किया जाएगा। अच्छा, जिस तरह से टेक्सटाइल में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं और हॉजरी सेक्टर भी उसी का एक हिस्सा है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज हमारे पास आए और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे फैसलाबाद में ऐसे यूनिट्स हैं टेक्सटाइल के जो बंद हो गए हैं। अगर हॉजरी के हम सिर्फ सेक्टर की बात करें तो इसमें कितनी ऐसे यूनिट्स, कितने ऐसे मिल्स हैं जो आपने देखा है कि बंद हो रही हैं, बंद होने की नहज पे पहुंच गई हैं? देखिए, जब अभी इस वक्त जो सबसे बड़ा बहरान हम फेस कर रहे हैं और मजीद करने जा रहे हैं वो है रॉ मटेरियल का। जी। तो जो हमारी रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है वो तो टोटली बिजली पे बेस करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उससे अब क्या हुआ कि रॉ मटेरियल की मिल्स हैं, जैसे स्पिनिंग मिल्स हैं, वो बंद होनी शुरू हो गई हैं, बल्कि मोस्टली बंद हो गई हैं। उससे आज ये पीक टाइम है हॉजरी गारमेंट्स के लिए ना, ये पीक टाइम है। अब ये पूरे साल का पीक टाइम है। हमने क्रिसमस से पहले सारे ऑर्डर्स जो है वो डिलीवर करने होते हैं, तो ये पीक पे होता है टाइम। ठीक है। अब इस वक्त ये है कि हमें रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को गवर्नमेंट ने देखना होता है कि हमारी जो कॉटन क्रॉप है वो कैसी है जी। उसमें हमारी नीड्स क्या हैं। अगर हमारी उसमें हम डेफिसिट में हैं तो हमें इंपोर्ट करनी है तो टाइमली करनी है। ठीक है। अगर हमारे पास डेफिसिट में है तो फिर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, और जो कि हम कर रहे हैं। अब हमारी जो पहले 50% से ज़्यादा हम डेफिसिट में हैं क्रॉप में, कॉटन की। जी, जी। तो ऊपर से हम एक्सपोर्ट शुरू कर देते हैं। अभी फिगर जो इस साल के फिगर हैं वो $3 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ी है। जी। अच्छा, अब ये देखना ये बड़ा ज़रूरी है कि वो $3 बिलियन जो है वो किस शेप में बढ़ी है। हाँ। क्या वैल्यू एडेड में बढ़ी है, क्या रॉ मटेरियल के अगेंस्ट बढ़ी है, और अगर हम उसको देखें एनालाइज करें तो वो रॉ मटेरियल के अगेंस्ट बढ़ी है।
अच्छा। जो कि इंडस्ट्री के लिए एक जहर कातिल है। हमें ये पॉलिसी बनाते हुए ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो लेबर है उसको रॉ मटेरियल की कितनी जरूरत है, हमारी इंडस्ट्री को कितनी जरूरत है, फिर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। कारोबारी सूरत हाल क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस तरह से बहरान का शिकार हो रही है? टेक्सटाइल के अंदर हौजरी सेक्टर को किस तरह के मसाइल का सामना है? हुकूमती पॉलिसियों ने किस तरह से आलमी मंडी में हमारे कारोबार को मुतासिर किया है? और यही वजह है कि एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय कम हो रही है, मुनाफा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। और किस तरह की मौसर पॉलिसियाँ जो हुकूमत को देनी चाहिए थी ताकि हमारा कारोबार अच्छे से फ्लरिश कर पाता, इसी हवाले से बात कर रहे हैं। सर, आप बता रहे थे कि किस तरह से रॉ मटेरियल की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। रॉ मटेरियल में अगर एग्रीकल्चर को भी हम देखें, कपास की जैसे हमने स्टार्टिंग में इसी साल के स्टार्टिंग में देखा था कि बड़ी बम्पर क्रॉप हुई थी, लेकिन अगर हमारे पास एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है, बिजली बहुत महंगी है, हम उसे अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते, फिर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल जब नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरर्स में आएंगे। तो एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ जुड़ी हुई है। मौजूदा हालात में बिजली की कीमतों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? घरेलू सारिफिन को तो बड़े कम यूनिट्स पर सोलर जैसी सहूलियात दी जा रही हैं, लेकिन कारोबार जिससे मुल्क ने चलना है, जिससे लोगों के, आम शहरियों के घरों के चूल्हे जलने हैं, उस पर हमारी तवज्जो नहीं है। देखिए, हमारी इस वक्त जो इंडस्ट्री है वो इम्पोर्ट बेस पे है जी। हमारी एक्सपोर्ट इस वक्त 30 बिलियन के करीब है। बिल्कुल। और हमारी जो इम्पोर्ट है वो ऑलमोस्ट 55 बिलियन पे है। तो 25 से 30 बिलियन का जो डेफिसिट है वो हम अपनी लोनिंग से पूरी कर रहे हैं। जबकि ये हमें इसके लिए सबसे पहले हमारी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। अगर हम 90s में जाए तो 90s में इंडिया हमसे पीछे था जी। हम इकोनॉमिकली इंडिया से बहुत बेहतर थे। उन्होंने उस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हमने अपनी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री बनाना है। तो उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई और आज रिजल्ट आप सब लोगों के सामने जी। हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। हम एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद गंदम हम इंपोर्ट करते हैं, कपास हम इंपोर्ट करते हैं, तो कैसा एग्रीकल्चर कंट्री है हम? इसकी वजह इसका मतलब ये है कि हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं है। हाँ। हमारे जो अदारे हैं वो अपना रोल अदा नहीं कर रहे। सबसे पहले हमें अपने आप को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी कौन कौन सी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं वो हम सेल्फ क्रिएट करें। ठीक है। उससे ये होगा कि हमारा जो डेफिसिट है एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, जो आपस में फर्क है वो खत्म हो जाएगा। अगर वो खत्म हो जाएगा तो हमें लोन लेने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें पहले तो देखना पड़ेगा हमारी कितनी डिमांड है, जरूरत है कपास की। अगर उससे ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तभी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ। अदरवाइज हमें वो एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। और ये हम कर रहे हैं। अभी भी हमारी तकरीबन जो वो 500 मिलियन के करीब हमारी प्रोडक्शन है बेल्स की, जबकि हमारी ज़रूरत 1200 से 1500 मिलियन बेल्स है। तो इसके बावजूद एक्सपोर्ट तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, उससे क्या होता है कि हमारी जब इंपोर्ट करते हैं तो फिर हमारा जो एक जो हमारा जो कह लें कि बेस, हमारा दिल गुर्दा है, फॉरेन करेंसी वो उस शक्ल में वेस्ट होती है। हम और कई चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जिसकी इंडस्ट्री, जैसे हम डाइज एंड केमिकल्स हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, वो उसकी इंडस्ट्री यहाँ हमें लगानी चाहिए। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसको सपोर्ट ना करे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज सपोर्ट करती है तब जाके, जब आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं वो आप फिर इंडस्ट्री यहाँ पे लगाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, उससे अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर काफ़ी चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें हमारी बेहतर हो जाएंगी। घरेलू सार्फिन की जो कॉस्ट ऑफ, जो हमारे घर का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो कैसे मीट होगा कि हमारी अर्निंग से। हाँ जी। आज अगर बिजली हम घरों के लिए 50% भी डिस्काउंट दे दें
तब भी नहीं चल सकते घर, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं चल रही। जब हमारी अर्निंग नहीं होगी तो एक्सपेंसेस थोड़े भी हमें बहुत लगेंगे। अगर हमारी अर्निंग अच्छी होगी तो जो ज्यादा एक्सपेंसेस है वो भी जब हम बियर कर पा रहे होंगे तो हमें वो नहीं लगे। महंगाई तब लगती है जब आपकी अर्निंग नहीं होती। अगर आपकी अर्निंग ठीक है तो महंगाई आपको कुछ नहीं कहेगी, बल्कि वो आपको महंगाई लगेगी नहीं। आज भी अगर हम पूरी दुनिया से कंपेयर करें तो पाकिस्तान एक बहुत सस्ता कंट्री है। हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, हमें बड़े एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो चीज़ हम यहाँ फॉर एग्जांपल 1000 की लेते हैं वो 5000 की लेनी पड़ती है। डेट मीन्स के वहाँ महंगाई ज़्यादा है, लेकिन फील इसलिए नहीं होती कि उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है और हमारी अर्निंग कम है। तो हमें सिर्फ फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हम अर्निंग कैसे बढ़ा सकते हैं। कोई भी बंदा सेविंग करके रिच नहीं हो सकता, अर्निंग करके रिच हो सकता है। इसी तरह कोई भी कंट्री सेविंग करके रिच नहीं हो सकता, उसको अपने लोगों की, अपनी इंडस्ट्री की अर्निंग बढ़ानी पड़ती है, फिर वो कंट्री रिच होगा या फिर वो लोनिंग से बाहर। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह पहले लोग बहुत हम देखते थे कि वसी पैमाने पर इन्वेस्टमेंट्स करते थे और नए नए सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाता था एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए कारोबारी हजरात, लेकिन अब वो इन्वेस्टमेंट का सिलसिला भी रुक गया है। लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बजाय दीगर कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे इंटरनेशनली नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे जाता है? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि इस वक्त हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी है जी। जब किसी भी मुल्क में इंस्टेबिलिटी आती है तो आपकी फॉरेन फंडिंग, आपकी इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों रुक जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी इन्वेस्टर है उसको किसी चीज़ से सरोकार नहीं है। इन्वेस्टर को एक ही है कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे फ्रूटफुल करना है और कैसे उसको बढ़ाना है। बिल्कुल। तो वो वहीं पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे स्टेबिलिटी होगी, जहाँ पे उसका सरमाया महफूज होगा जी। अब अगर हम रजीम चेंज से पहले की बातें कर लें, क्योंकि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं होता, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमने इंडस्ट्री की बात करनी है कि किस वक्त ठीक थी, किस वक्त नहीं ठीक थी। उस वक्त एटमॉस्फेयर, उस वक्त की गवर्नमेंट ने एटमॉस्फेयर इस लेवल का बढ़ा दिया था कि लोकल इन्वेस्टर भी और फॉरेन इन्वेस्टर भी बहुत आया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंडस्ट्री ग्रोथ रिकॉर्ड हुई। जिसकी एक इंडस्ट्री थी उसने तीन इंडस्ट्रीज लगा ली। और वो फंड्स कहाँ से आए? यहाँ से भी जनरेट हुए कि यहाँ पे जो उस वक्त मैंने देखा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियाँ, अपने एसेट्स बेच के इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। और बाहर से जो लोग थे, हमारे जो जानने वाले, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, वो कहते थे कि हमसे पैसा लें और वहां पे इंडस्ट्री लगाएं। आज उसका बिल्कुल अपोजिट है। आज जो हमारा यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है या जिसके पास कैश, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास तो होता नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास तो जो कुछ होता है वो उसने यहीं पे इन्वेस्टमेंट की होती है, वो तो कोई सोच ही नहीं सकता। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो फिर सोचता है कि वो कहाँ पे अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करे। अब जो यहाँ का पैसा वो भी बाहर इन्वेस्ट हो रहा है और बाहर का तो यहाँ आ नहीं रहा। बिल्कुल। तो उसके लिए हम आपके तवज्जुह से रिक्वेस्ट करेंगे, बीइंग मैं वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साब इख्तियार लोगों से ये रिक्वेस्ट हम करेंगे कि इंस्टेबिलिटी को फौरी ख़त्म करें, मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आए। देखें, जो बड़े होते हैं ना उन्होंने ही सबको बिठाना होता है, सब लोगों को मिलके बिठाएं, बैठ के मुल्क की खातर सोचें, हमारी जो आवाम है उसके लिए सोचें कि हम इस इंस्टेबिलिटी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और कैसे हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं। जैसे कि सर आपने अभी चार्ज भी आपने संभाला, नया ओहदा आपको मिला है सीनियर वाइस चेयरमैन का, तो इसमें आप क्या निज़ाम में क्या तब्दीली लेकर आएंगे? हौजरी सेक्टर के लिए आपने क्या चीज़ें सोची हुई हैं कि एज सीनियर वाइस चेयरमैन मैं ये तब्दीलियां करूंगा ताकि मज़ीद हालात को बेहतर किया जा सके? देखें, एक तो सबसे जो पहला जो मेरी थिंकिंग है, सोच है, जिस पे काम पहले भी हो रहा था और अब इंशाल्लाह हम तेज़ करेंगे कि हम अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को कैपेबल बनाएं। अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको हम बढ़ाएं ताकि हम इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला कर सकें।
हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो सर्टिफिकेशंस हैं, उन इदारों के मुताबिक हम लेके जाएं जो जिनके साथ हमारा बिजनेस है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लेवल पे हम कोशिश करेंगे कि हम जो छोटी हमारी इंडस्ट्री है उसको भी इस लेवल का बना दें कि आम जो कस्टमर है वो हमें ऑर्डर देने में हिचकिचाए ना। जी। अच्छा, दूसरा हमारी अब जो प्लानिंग है कि हम अपनी जो आवाज़ है वो सब इख्तियार तक पहुंचाएं कि नंबर एक मुल्क में इंस्टेबिलिटी ख़त्म करें। सबसे बड़ा सेक्टर इस वक्त फैक्टर ये है कि इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो। उसके बाद हम जो इंडस्ट्री का जो पैसा है जो गवर्नमेंट यूज़ कर रही है वो वापस करे। वो उसमें हमारा अगर देखा जाए तो 55 बिलियन जो है वो सेल टैक्स रिफंड की शक्ल में फंसा हुआ है। 105 बिलियन जो हमारा है वो सेल टैक्स जो हमारे डेफर्ड हो चुका है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, उसमें फंसा हुआ है। हमारे जो इनकम टैक्स रिफंड है वो 100 अरब से ज्यादा है। तो ये सारे मिला के DLTL है हमारा वो तकरीबन कोई 55 बिलियन है जी। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट से हम आवाज उठाएंगे कि ये इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए ये पैसा उनका दिया जाए और हमें कंपेटिटिव किया जाए दुनिया के अकॉर्डिंग के जिस तरह दुनिया में जो बिजली का रेट अगर 9 सेंट है तो हमें भी 9 सेंट दिया जाए। अगर 7 सेंट है तो हमें भी 7 सेंट दिया जाए। ये हम इंशाल्लाह इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे। इसके लिए हम जो सब इख्तियार के पास अपनी आवाज़ भी पहुंचाएंगे और हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे मुल्क मज़ीद इंस्टेबल हो, मतलब एहतजाज पे ना जाए। क्योंकि अगर इंडस्ट्री एहतजाज पे जाएगी तो जो हमारे साहब इख्तियार है वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। सर, एहतजाज हम इस सूरत हाल में क्या अफोर्ड करते हैं? क्योंकि अगर एक दिन भी इंडस्ट्री बंद होगी तो उसमें हमें करोड़ों का नुकसान होता है और ताजर बिरादरी का तो चले आप तो किसी न किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ मजदूर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ीदार हैं, तो वो उनके लिए शहर में अपनी एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एहतजाज क्या एक बेहतर ऑप्शन है या नहीं, इसी हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू फ्रेश शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मौजूदा मुल्की हालात में किस तरह से हम हालात को बेहतर भी बना सकते हैं, कारोबारी लिहाज से मईशत के पहिए को चला सकते हैं, क्योंकि मईशत किसी भी मुल्क की तरक्की में बैकबोन का किरदार अदा करती है और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसमें अपना मेजर किरदार अदा करती है। लेकिन अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही बहरान आ जाएगा तो किस तरह से हम ये दावा कर सकते हैं कि हम अपनी मईशत को आने वाले टाइम में बेहतर करेंगे और पाकिस्तान को आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन जगह बनाकर जाएंगे। और मौजूदा सूरत हाल में कारोबारी तबका, जैसे कि हमने पहले अगस्त में भी देखा है कि पूरा एक बहुत ही शटर डाउन हड़ताल हुई और उसमें बहुत नुकसान हुआ। मजीद अगर सर हालात इसी तरह से रहे तो एहतजाज करना ही क्या हल है? और अगर एहतजाज पर हम जाएंगे तो कारोबार तो पहले ही हमारा वर्स्ट से वर्स्ट है, तो मजीद नुकसान कारोबारी शख्सियत कैसे बर्दाश्त करेंगी? क्योंकि कारोबार को चलाने वालों के साथ साथ लेबर भी उनका हिस्सा है। तो लेबर तो एक दिन के लिए भी इंडस्ट्री या यूनिट बंद हो जाए वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका घर उन्हीं पैसों से चलना है, उन्हीं यूनिट से चलना है, चाहे वो कम तनख्वाह है, ज्यादा है, या किसी भी तरह से उसका मामूलाती जिंदगी चल रहे हैं। तो ये पूरे हालात में एहतजाज की कॉल देना क्या वाहिद हल है? इसके अलावा अगर हल है तो वो क्या हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो एहतजाज है वो उससे और ज़्यादा हालात जो है वर्स्ट होने की तरफ जाएंगे। लेकिन बात ये है कि हम ये वेट कर रहे थे कि IMF के साथ जो प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्व हो जाएं, और वो सॉल्व हो जाएंगे, हो गए हैं। हमें उम्मीद है ठीक है कि अब हमारे जो मामलात हैं वो भी बेहतर होंगे और हमें अपनी गवर्नमेंट से उम्मीद है, सब इख्तियार लोगों से उम्मीद है कि वो अब हमारी तरफ ध्यान देंगे, हमारी तरफ से मतलब इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देंगे और इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इस वक्त ये है कि हर आने वाला दिन एक नया बेरोजगार पैदा कर रहा है जी। अच्छा, अब अगर ये हालात चेंज ना हुए, अगर गवर्नमेंट ने तवज्जो ना दी
तो ये भी हमारी अपने प्रोफेशन के साथ, अपने बिजनेसेस के साथ बददियानती होगी कि हम एहतजाज पे ना जाएं। ठीक है। हमें अपने सिस्टम को बचाने के लिए फिर ये आखिरी ऑप्शन है जो हम यूज करेंगे। ठीक है। और हमें उम्मीद है कि जैसे कि IMF का जो प्रोग्राम है वो अब ऑनलाइन हो चुका है, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि हमें एहतजाज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर जाना पड़ा तो हमारे पास ये फिर इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। तो अब हमारी जो गवर्नमेंट के साथ जो हमारा जो मुतालबात हैं वो यही होते हैं कि आप इंडस्ट्री को कम्पेटिटिव करें। हमारे जो DLTL हैं, हमारे जो पैसा जो गवर्नमेंट के पास पड़ा है वो हमें दे दें। अब वो इस हद तक बढ़ चुका है कि हमारी लोनिंग, अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं तो मेरे जो बैंक लोन है वो उतने ज्यादा नहीं है जितना मेरा पैसा गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरी इंडस्ट्री मजीद बूस्ट हो। हमें अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी इंडस्ट्री बूस्ट होगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बूस्ट हूंगा। इंडस्ट्रियलिस्ट जो एंटरप्रेन्योर, उनको अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया कि उनके घर चल ही जाते हैं बिल्कुल किसी न किसी तरह। असल मसला होता है जो हमारी लेबर होती है। Exactly. वो तब उनके घर चलते हैं जब इंडस्ट्री चलेगी। तो जब हम कहते हैं कि इंडस्ट्री चले तो इसका मतलब है कि मुल्क चले। हाँ जी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चलूं। हाँ। इसका मतलब ये है कि मुल्क चले। और हमें ये कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। हमें इंडस्ट्री को, अब गवर्नमेंट को, जैसे कि दूसरी कंट्रीज में कि वो इंडस्ट्री को अपना सांस समझते हैं कि वो उनका सांस है। अगर इंडस्ट्री डिस्टर्ब होगी तो सांस बंद हो जाएगी मुल्क की। ये हमें कॉन्सेप्ट चेंज करके इंडस्ट्री को इस नहज पे देखना पड़ेगा। हम उसको क्या करते हैं कि जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है वो इंडस्ट्री को इंडिविजुअल देखती है। कि उसका बेनिफिट एंटरप्रेन्योर को है। एंटरप्रेन्योर को उसका बेनिफिट जाके साल के एंड पे आना है। डेली बेसिस पे जो इंडस्ट्री का एडवांटेज है वो लेबर को है। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेबर को है तो डेट मीन्स कंट्री को है। हाँ। अच्छा, कंट्री को है तो फिर जाके एंटरप्रेन्योर की बारी आती है। हम ये कहते हैं जितने भी हम बिजनेसमैन हैं, हमें टैक्सेस देने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हम पूरी दुनिया में फिरते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो हमें पता है कि वो मुल्क कैसे चल रहे हैं, वो टैक्सेस पे चल रहे हैं। लेकिन टैक्सेस सेकंड मैटर है। फर्स्ट मैटर ये है कि आपने ऐसी इनकम जनरेट करनी है कि वो टैक्सेबल हो। बिल्कुल। अच्छा, वो कैसे होगी कि इंडस्ट्री चलेगी। हाँ जी। जितनी इंडस्ट्री, हम कहते हैं कि इंडस्ट्री को चलने दे, उसके मुताबिक जो उसको चाहिए, वो गवर्नमेंट से जो चाहिए, जो पॉलिसीज चाहिए, जो दूसरे मुल्क में, हम कोई अलहदा नहीं मांग रहे, जो दूसरे कंट्रीज में है। अच्छा, और वो जैसे कि आपने कहा ना कि इस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, जो आज हमारे पास रिसोर्सेज उससे बहुत कम रिसोर्सेज बांग्लादेश के पास थे। ठीक है। और आज भी उनके रिसोर्सेज हमसे बहुत ज्यादा कम है। लेकिन पॉलिसीज उनकी लॉन्ग टर्म है और इंडस्ट्री को बचाने की, जिसकी वजह से वो आज उनका GDP हमसे बेहतर हो गया। अच्छा, मौजूदा पॉलिसीज में कोई ऐसी पॉलिसी है जो कारोबार को सपोर्ट करती है? आपको लगता है कि ये एटलीस्ट अगर 10 पॉलिसीज हैं तो इसमें से एक आधी पॉलिसी ऐसी है जो कि ताजर बरादरी के लिए फेवरेबल है? देखिए, इस वक्त तो कोई भी नहीं। इस वक्त तो जितनी भी पॉलिसीज है वो ऐसा लग रहा है कि बिजनेसेस को ख़त्म करना चाह रहे हैं, हम इंडस्ट्री को दबाना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री को ख़त्म कर रहे हैं। कि टैक्सेस, वही बात है फिर कि टैक्सेस तभी आप ले सकेंगे जब बिजनेस चलेगा। हाँ। तो पहले किसी भी मुल्क में पहले बिजनेस को चलाया जाता है। जब बिजनेस चल पड़ता है फिर गवर्नमेंट कहती है कि अब आपकी ये अर्निंग है, अब हमें दें। हम ये कहते हैं कि आप इंडस्ट्री को चलाएं, जब इंडस्ट्री चलेगी उस पे अर्निंग आएगी, वो अर्निंग जो होगी वो मेरी जेब में आएगी। बिल्कुल ठीक है। उस पे पकड़ ले मुझे। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में हमारा एक बहुत ही पुराना और बहुत दगीना मसला बिजली का बहरान है, जिसको हम हर बार डिस्कस करते हैं। तो क्या ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन जो आप गवर्नमेंट को देना चाहें कि बिजली के बहरान पे ऐसे काबू पाया जा सकता है, ताकि अगर हम थोड़ी टाइम के लिए मुश्किलात को मजीद चलें फेस कर लें? बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं, लेकिन किस तरह से मजीद चीज़ों को कंप्रोमाइजिंग करके हम बिजली के बहरान पर एटलीस्ट काबू पा लें ताकि हमारी इंडस्ट्री चल जाए? क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी तो फिर वही वाली बात है कि लेबर आएगा, लेबर खुशहाल होगा, उसके घर का पहिया चलेगा तो पूरा मुल्क खुशहाल होगा। उसमें भी पॉलिसी मैटर्स हैं
कि अगर हमारी पॉलिसीज खराब ना होती तो हम आईपीपीज के चुंगल में ना फंसते। आज हम आईपीपीज चुंगल में फंसे हैं, जिसकी वजह से हम बिजली क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। अब यह है कि पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, आईपीपीज के साथ बैठना पड़ेगा, अब उनको समझाना पड़ेगा, उनके आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि अब मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क चलेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट आगे आपको अर्निंग देगी। तो हमें ये कैपेसिटी चार्जेस से बाहर आना पड़ेगा। जब तक हम कैपेसिटी चार्जेस से बाहर नहीं आएंगे, हमारी बिजली का जो बहरान है वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारे साब इख्तियार लोगों को ये चाहिए, उनको पता भी है, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, साफ नजर आ रहा है कि हम उतनी बिजली की कॉस्ट नहीं है जितनी कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं। हाँ जी। जिसकी वजह से बिजली के जो रेट्स हैं वो हमारी आउट ऑफ टॉलरेंस चले गए हैं, हमारी टॉलरेंस से बाहर है। ना इंडस्ट्री के लिए वो बियरेबल है, ना घरेलू सार्फिन के लिए बियरेबल है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले आईपीपी से डील करे और उनको उनके जो एग्रीमेंट्स हैं रीनिगोशिएट करे। रीनिगोशिएट करने के बाद बिजली के बहरान से निकले। अगर वो बिजली बहरान से निकले तो ना सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलेगी, लोकल इंडस्ट्री भी चलेगी। और आईपीपीज के हवाले से हमने देखा है कि बहुत बार इस पे बात हुई है और इसको रिफॉर्म करने के हवाले से बात हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान गवर्नमेंट पे ये आता है कि तमाम हकायक जानने के बावजूद वो खामोश हैं। उनकी ये खामोशी किस नहज पर ले जाएगी कारोबार को, और इसके अगर हम मुद्दती इम्कानात देखें तो वो क्या चाहेंगे, इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट टाइम। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट टर्न। और पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि आईटी सेक्टर भी अपना लोहा मनवा चुकी है, इनकार नहीं किया जा सकता आईटी की पावर से, उसकी ताकत से। और भारत ही हमारे सामने इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि किस तरह से हमने अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए अर्निंग की है और उसे डॉलर्स में, उसमें रेवेन्यू अपने मुल्क के लिए जनरेट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा हकीकत भी है और सच्चाई भी है, जिससे शायद अभी तक हमारी हुकूमतें आंखें बंद किए हुए हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आईटी सेक्टर और अगर टेक्सटाइल सेक्टर एक प्लेटफॉर्म पर हो तो इससे कितना फ़ायदा हो सकता है, और आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ अगर फैसलाबाद की बात करें तो कितने छोटे या बड़े कारोबारी सेक्टर हैं जो कि टेक्नोलॉजी को अपनाने की कोशिश करें, ई कॉमर्स की तरफ और डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं? देखिए, आईटी जो मॉडर्नाइजेशन है दुनिया में, वो आईटी पे बेस करती है जी। अगर आपका आईटी सेक्टर जितना मॉडर्नाइज होगा, आप उतना आगे मॉडर्नाइज होने जा रहे हैं। जितने भी सिस्टम हैं इंडस्ट्री में हों या इंडस्ट्री से हटके हों, वो सारे बेस है आईटी पे। बिल्कुल। तो आईटी को हमें अनफॉर्चुनेटली, अगर हम आईटी को भी देखते हैं तो इसके साथ भी वही सलूक किया जा रहा है जो बाकी इंडस्ट्री के साथ किया जा रहा है। पूरी दुनिया में अगर हम देखा जाए तो इंडिया जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा आईटी से अर्न कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। अब हमारे पास भी वही कैपेबिलिटी मौजूद है, हमारे पास स्किल्ड बंदे मौजूद हैं जो हमें इसमें बहुत ज़्यादा, हमारी अर्निंग जो है वो 20 बिलियन से ज़्यादा फौरी हो सकती है अगर हम इसको भी सपोर्ट करें, आईटी को भी। जबकि हम इसके साथ भी वही सलूक कर रहे हैं जो हम अपनी इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं। अब जो इंटरनेट में ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट बैठ गई है। जो बच्चे हमारे या बच्चियां हमारी रोज़गार पे लगे हुए थे, जो ई कॉमर्स पे, ऑनलाइन पे, वो भी सारा ख़त्म होने जा रहा है। वो भी ठीक करना की ज़रूरत है। और हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अगर हम चाहते हैं कि हम IMF के चुंगल से निकलें तो हमें एक एक इंडस्ट्री को इस बहरान से निकालना होगा। और आईटी सेक्टर इस वक्त इतना, इसमें स्कोप है कि जितनी हमारी टोटल इस वक्त एक्सपोर्ट है सिर्फ आईटी सेक्टर की इतनी हो सकती है। अगर हम इसको भी बूस्ट करें और इसके भी पैरामीटर्स को अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल पैरामीटर हम इसको अडॉप्ट करें। और हमारे एक्सपोर्टर्स के, हौजरी के शोबे में जितने भी हमारे एक्सपोर्टर हजरात हैं, वो नई इंटरनेशनल मार्केट्स को किस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसके लिए हमें फिर जो होता है कि एक तो ये है कि हमें करनी चाहिए और हम कर भी रहे हैं और हो भी रही है। लेकिन वो सारी जितनी भी एफर्ट्स है वो इंडिविजुअली है। इंडिविजुअल बेस एफर्ट्स है। वो जाहिर बात है, इंडिविजुअल बेस एफर्ट जो है वो कामयाब तो हो रही हैं, लेकिन उसका उतना इंडस्ट्री पे अमल दखल नहीं हो पाता। इसके लिए भी हमें, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए
कि इसके लिए जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठे और इसके लिए हमें वर्क करने की ज़रूरत है। हाँ। होता ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वो एक्चुअल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ नहीं बैठते। उनके साथ बैठेंगे तो पॉलिसीज मिल के बनाएंगे तो ये एक तो नई क्रिएट होगी मार्केट्स, उससे हमारी नई इंडस्ट्री लगेगी और उसमें हमें रोजगार मिलेगा और हमारी अर्निंग होगी, फॉरेन करेंसी हम अर्न करेंगे। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं ना उनके साथ बैठे ताकि इस मसले के सॉल्यूशंस आए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने, अपने अपना कीमती वक्त दिया और तमाम सूरत हाल पर हमने बात की कि किस तरह से कारोबारी अगर मामलात को हम बेहतर करते हैं तो पूरी दुनिया में पहले तो पाकिस्तान की सिचुएशन को बेहतर करने की जरूरत है, फिर हम इंटरनेशनली डिफरेंट कंपटीशन में आ सकेंगे और सफ़े अव्वल में खड़े होने के लिए हमें अपनी पुश्त को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बशर्ते ज़िंदगी। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।